हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बच्चों, आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है जल्दी, ठीक है। मैं आपको एक आध दिन में बताता हूँ एग्जैक्ट डिटेल्स, बट इट विल बी मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो क्या कर रहे थे हम? जीरो वन पार्ट। हाँ बच्चों, बताओ इसमें डाउट्स। ये फोर्थ क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली वो चार्ज बाउंड ही रहेगा, राइट? तो ट्रैवल ही नहीं करेगा कुछ उधर। सेवेंथ नहीं होगा अभी। और कोई क्वेश्चन बच्चों? नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों, आंसर। देखो, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है। ये ठीक है बच्चों, वैल्यूज। अच्छा, इसमें बेसिकली इन्होंने बच्चों जैसे लिखा हुआ है ना, उससे ऐसा लग रहा है, मतलब बेसिकली इन्होंने ये अज्यूम करके लिखा है कि नीचे पोटेंशियल जीरो है और ऊपर वाले पॉइंट्स के पोटेंशियल्स लिख दिए वो जो 10 4 30 है ना। मतलब एनीवेज हमें तो चार्ज निकालना है, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता अगर हमने ऐसे लिख भी दिया। भी एक टेक्निक होती है, मैं आपको बताऊंगा जब हम 3B के डिस्कशन कर रहे होंगे ना। मतलब ठीक है, कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती, किरचॉफ के साथ ही उतनी की वैसी ही है मतलब। तो मतलब एनीवेज आंसर तो वही आएंगे। तो ये बच्चों आंसर ठीक लिखे हुए हैं या कुछ गलत है कहीं?
ओके। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 ई पार्ट। हाँ बच्चों, किसी क्वेश्चन में डाउट? ओके। 3 है बच्चों, सी पार्ट। तो 6th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वो आपको कहा है कि जो पार्टिकल पी है उसको इक्विलिब्रियम, मतलब तो उसका एम जी इक्वल टू क्यू ई। तो उससे आपको कैपेसिटर के अंदर की फील्ड पता चल गई। और कैपेसिटेंस की वैल्यू है क्या? हाँ, तो और एरिया है तो डिस्टेंस पता है, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, है ना? तो बस उससे चार्ज पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए कैपेसिटर पे। मतलब देखो, थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में अगर करना हो, जैसे टोटल पोटेंशियल वी है, डिफरेंस है ना दोनों को मिला के, तो इसका मतलब इन दोनों पे v/2 ही होगा, दोनों के क्रॉस क्योंकि आइडेंटिकल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई v/2d। राइट, तो अब आपकी कंडीशन बन गई q इंटू v/2d इज इक्वल टू mg। अब d निकालने के लिए यहाँ पे आप c को पुट कर दोगे कि c इज एप्सिलॉन नॉट a बाई d। मतलब हमें जो e चाहिए वो तो हमें सिर्फ नीचे वाले कैपेसिटर के क्रॉस चाहिए, ऑफ कोर्स ऊपर वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है उसमें। हाँ जी, आगे बचाओ। और कोई क्वेश्चन इसमें बचाओ, डी पार्ट में? ई पार्ट? ये 5th का आंसर आई थिंक ये ABC आएगा।
चलो ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डाई इलेक्ट्रिक्स। तो बच्चों आपको ख्याल होगा, नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई मतलब इन टर्म्स ऑफ करंट, कि भाई हाँ जी, दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक को हम कंडक्टर बोल देते हैं और एक को इंसुलेटर बोल देते हैं, है ना। तो एक्चुअली जो करेक्ट टेक्निकल टर्म होती है वो इंसुलेटर नहीं होती, वो डाई इलेक्ट्रिक होती है। तो मतलब जैसे मर्जी कह लो कि डाई इलेक्ट्रिक्स को इंसुलेटर्स कह दो या इंसुलेटर्स को डाई इलेक्ट्रिक्स कह दो, वो एक ही बात है। या ऐसे हम कह दें सीधा कि जितने भी मटेरियल कंडक्टर्स नहीं है वो सारे के सारे दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, हमने सारा कुछ कंडक्टर्स के लिए ही पढ़ा। अ, अब हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे फॉर दीज मटेरियल्स, इंसुलेटर्स। ठीक है। तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, these are basically materials which are made up of dipoles. ठीक है जी। तो ये डाई वर्ड यहाँ भी आ रहा है, आप देख सकते हो, और यहाँ भी आ रहा है। तो अब बच्चों कौन से ऐसे हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे? केमिस्ट्री से बताओ मुझे। डाइपोल कहाँ बनना चाहिए, किस टाइप के मॉलिक्यूल में डाइपोल बनेगा बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल्स में, है ना। तो जो तो क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, दे बिहेव लाइक डाइपोल्स। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है, दैट इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। या ऐसे कह लो बच्चों कि हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक की, वो बेसिकली उसकी डाइपोल वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे।
ठीक है। तो बच्चों इसको समझने के लिए एक बार हम रिकैप लेते हैं कि एक कंडक्टर कैसे बिहेव करता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई मान लो ऐसे एक बच्चों मान लो ये बच्चों एक कंडक्टर है, ठीक है जी। जिसको हमने एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। लेट्स कॉल इट ई एक्सटर्नल। अब जो हमें पता है कि कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस होते हैं, राइट। तो बच्चों अगर ऐसे हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो चार्जेस किस तरह से इंड्यूस होंगे कंडक्टर के? भाई जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फील्ड से रिपेल होंगे, है ना। तो नेगेटिव चार्जेस बच्चों इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, करेक्ट। ये किधर को फील्ड बना देंगे, लाइक दिस, है ना। ये कौन सी फील्ड है बच्चों? इसको हम बोल देते हैं एज ई आई, है ना। ये इंड्यूस्ड फील्ड है, जो इंड्यूस चार्जेस के कारण फील्ड आई। और अब बच्चों मैं एक कोई भी पॉइंट लूं अगर कंडक्टर के अंदर, लेट्स से पॉइंट पी, तो भाई इस पॉइंट पी पे नेट फील्ड क्या होगी? वो होगी ड्यू टू ई एक्सटर्नल और होगी ड्यू टू ई इंड्यूस्ड, है ना, विच वी नो इज जीरो, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर, जो भी उसके अंदर के पार्टिकल्स के कारण इंड्यूस्ड फील्ड आई, वो हमेशा इक्वल टू माइनस ई एक्सटर्नल बच्चों आ ही जाएगी, इजंट इट? इन अदर वर्ड्स कि मतलब कंडक्टर हैज प्लेंटी ऑफ फ्री चार्जेस, तो मतलब अगर आप ई एक्सटर्नल को ज्यादा भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और वो भी कर करा के
हमेशा फील्ड को 0 तो कर ही देंगे, है ना? ओके। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। सबसे पहले इन एब्सेंस ऑफ ई। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, तो बच्चा जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो बताओ जो इसके अंदर मान लो डाइपोल्स हैं, वो कैसे अलाइंड होंगे बच्चों? रैंडम, है ना? तो अभी इंड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी? 0 ही होगी। ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों बात करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तब डाइपोल कैसा बिहेव, डाइपोल नहीं, डाइइलेक्ट्रिक। तो बच्चों ये फिर से ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है जी। अंदर भी होगी, मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा, वो अंदर हमें और कुछ ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये जब अंदर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ जो डाइपोल्स हैं वो कैसे अलाइन हो जाएंगे?
What happens to dipoles when they are placed in external field? वो they align themselves with the electric field, right? तो क्या होगा, ये जो सारे डायपोल्स हैं, ये बच्चों इस तरीके से वैसे अलाइन हो गए, राइट? अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये डायपोल्स जिस तरीके से अलाइन हुए हैं, आप देखो कि ये, अगर हम मटेरियल के अंदर बात करें, तो मटेरियल के अंदर तो क्या हुआ कि जैसे मान लो जो सबसे लेफ्ट वाला डायपोल था उसका पॉजिटिव चार्ज, और जो सबसे राइट वाला डायपोल है उसके नेगेटिव चार्ज, वो ऑलमोस्ट इकट्ठे आ गए, है ना? वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इफेक्टिवली बचेगा क्या? इफेक्टिवली आप देखो कि जो एक्सट्रीम राइट वाला डाइपोल है उसके राइट वाला चार्ज पॉजिटिव, या और सिंपली कह सकते थे बच्चों कि ये, मतलब एक तरह से हम ऐसे कहते हैं एक बड़ा डाइपोल बन गया, है ना? डाइपोल तो वेक्टर ही है, इमेजिन करो सबका वेक्टर सम कर दिया, तो ऐसे क्या, तो एक बड़ा डाइपोल बन गया। एंड एनीवेज हमें तो इफेक्टिवली ये कहना था कि ऐसे फिर से इफेक्टिवली तो जो हमें चाहिए था, सो फार बच्चों ऐसा लग रहा है कि चाहे रीजन अलग है, बट अब यहाँ पर भी ऐसा हो गया कि डायपोल्स, मतलब कि चार्जेस आ गए, इंड्यूस हो गए लेफ्ट और राइट फेसेस पे, बिल्कुल जैसे ऊपर हुए थे। क्यों बच्चों? तो अब ये जो बच्चों इंड्यूस चार्जेस हैं, ये किस तरीके की फील्ड बनाएंगे बच्चों? फिर से वैसे ही ऑपोजिट। कोई डाउट बच्चों अभी तक? अभी तक तो सारा कुछ वैसा ही लग रहा है ना, कोई फर्क ही नहीं है। तो स्टिल अगर मैं एक पॉइंट पी लेता हूं अंदर, और मैं इस पॉइंट पी पे फील्ड लिखने की कोशिश करता हूं,
तो आई विल राइट कि EP is equal to एक सेकेंड, हाँ, तो अब मैं फिर लिखूंगा EP is equal to E external plus E induced राइट। तो बच्चों हमें ये दिख रहा है कि जो E एक्सटर्नल है वो ऐसे राइट को है और E इंड्यूस जो है वो ऐसे लेफ्ट को है ना। तो बस बच्चों यहाँ पे आके फर्क आता है, अब इसको ध्यान से समझना बच्चों, कि व्हाट हैपेंस इज कि एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर बच्चों ये जो चार्जेस इंड्यूस हो पाते हैं वो लिमिटेड ही हो पाते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में ऐसा तो है नहीं कि जो चार्जेस हैं दे आर फ्री टू मूव, वो तो अपनी अपनी जगह पे ही है, वो तो एटमोस्ट बस अलाइन हो सकते हैं, करेक्ट। तो डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास इंड्यूस चार्जेस की कमी है। तो अगर हमारे पास इंड्यूस चार्जेस की कमी है तो उससे क्या होगा बच्चों? तो उस कारण से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगी, राइट। तो मतलब जैसे कंडक्टर तो फील्ड जीरो कर देता है, जो डाइलेक्ट्रिक है वो फील्ड को जीरो नहीं कर पाता। हाँ, ये हमें जरूर दिख रहा है बच्चों कि वो फील्ड को कम कर देते हैं, है ना, कि वो कुछ ना कुछ तो फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है। तो बच्चों क्योंकि वो फील्ड को कम कर देता है और यही हमें समझना था बस, तो हम उसको बहुत सिंपली बच्चों पुट कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को, कि हम ये कहते हैं कि भाई इस इफेक्ट के कारण जो नेट फील्ड बन जाती है, हम कह देते हैं कि वो मान लेते हैं भाई कि कुछ ई एक्सटर्नल बाय के बन गई। ठीक है, जहां पे ऑफ कोर्स की ये जो के है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई। यही बच्चों हमें के की प्रॉपर्टी इसी को हम डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं एज, इसके बच्चों दो नाम है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको भी ऑल्सो कॉल इट एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल एप्सिलॉन आर। तो बच्चों किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जिसको हमने बोल दिया एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो एंड रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो। तो एक बार बच्चों ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, आपको याद होगा हम पहले जब फॉर्मूला लिखते थे हम ऐसे लिखते ना, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे परमिटिविटी यूज होती थी। तो वहां तो हम बाय डिफॉल्ट एप्सिलॉन नॉट लगाते थे। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, एप्सिलॉन जो टर्म होती है दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। मतलब एप्सिलॉन इज अ जनरल सिंबल फॉर परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या फिर वैक्यूम। ठीक है, वो हमने वैक्यूम वाले को स्पेसिफिक नाम दिया हुआ था। और जो एप्सिलॉन आर होता है दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इट इज, आप देख सकते हो इट इज जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी, राइट। द ओनली डिफरेंस इज रिलेटिव डेंसिटी में हम किसके रिलेटिव लेते हैं, वाटर के। यहाँ पे हमने किसके रिलेटिव बात कर दी परमिटिविटी की, वैक्यूम पे। हाँ बच्चों, ये आ गया समझ। तो बच्चों एक बार हम एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं कि ये कंडक्टर से क्या डिफरेंस है।
तो बच्चों एक डिफरेंस तो ये हुआ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कंडक्टर में जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे थे बच्चों, वो किस कारण से हो रहे थे? वहां तो क्या हो रहा है कि जो फ्री चार्जेस हैं वो सीधा मूव ही कर सकते हैं, है ना, मतलब उनकी डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? वहां पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं सिर्फ रोटेशन ऑफ डायपोल के कारण, है ना। ये समझ आया बच्चों? और सेकंड क्या आएगा डिफरेंस बच्चों, बताओ? कि हम ये कहते हैं कि लेस फील्ड इज इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, कंपेयर टू कंडक्टर। तो इनफैक्ट बच्चों हम लिख ही सकते हैं कि कितनी फील्ड इंड्यूस होएगी, मतलब हमने खैर पहले भी लिखा था, चलो फिर लिख देते हैं कि नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितनी है बच्चों? दैट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाय के, है ना। और यहीं से हम ये भी बता सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड क्या हो गया। वो बच्चों ये बन गया, देखो, ई एक्सटर्नल इंटू 1 - 1 बाय के। तो अब बच्चों अगर हम इस के को देखें, के हमने समझा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, कंडक्टर्स के लिए बताओ के क्या होगा?
इनफाइनाइट, है ना। तो ये हो जाते हैं कंडक्टर्स। और ये बच्चों जो सारी रेंज है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये सारी रेंज है ऑफ डाई इलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप एक बात समझ रहे हो, सोच के ऐसा लगता है ना कि जैसे जब हम बात करते हैं कि भाई जो मटेरियल है, तो मतलब सोच के ऐसा लगता है कि हाँ जी उनका एक एक्सट्रीम कंडक्टर है और दूसरा एक्सट्रीम इंसुलेटर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ब्रॉडली सारे मटेरियल ही डाइलेक्ट्रिक के अंडर फॉल करते हैं, बस उनका एक एक्सट्रीम जो है उसको कंडक्टर कहते हैं। बाकी सारे मटेरियल, वाटर, वुड, प्लास्टिक, वो सारे ये डाइलेक्ट्रिक के उसमें आते हैं। बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हो गई सबको? और बच्चों हमने इनकी इसकी मैथ्स भी बहुत सिंपल रख ली, मतलब बेसिकली जो कुछ होना है सारा कुछ के नहीं बताना है हमें, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और और अब बच्चों हमें ये भी क्लियर हो गया कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली करेगा क्या। जहां भी हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे वो क्या करेगा, वो उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, बस बाय अमाउंट, मतलब के फैक्टर से कम कर देगा। राइट। हाँ बच्चों, एनी डाउट टिल नाउ? ओके। अब अगर बच्चों हम बात करें कि स्पेसिफिकली कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होगा, देखते हैं। तो बच्चों जैसे मान लो ये ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और हमने ये बच्चों उसके बीच वाला रीजन किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, के। ठीक है, और हमें पता है कि जो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी। मतलब व्हेन आई से ओरिजिनल, दैट मींस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। राइट। तो बच्चों डिराइव करते हैं। मान लेते हैं ऊपर चार्ज क्यू था, नीचे माइनस क्यू था। तो बच्चों बताओ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इट विल बी 1/k टाइम्स द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ना।
और हमें पता है कि वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/k टाइम्स Q/A एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो डेल्टा V हो गया E/d, तो बन गया Q/d/K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों कैपेसिटेंस क्या बन गई, Q/Δv, तो Q बाय तो आप देख सकते हो बच्चों ये K/C0 आ गई है ना। तो ये जो कैपेसिटेंस है हम देख सकते हैं कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक डालने से K टाइम्स बढ़ती, इजंट इट बच्चों। तो बच्चों क्या होता है कि ऐसे हमें एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करने से डबल बेनिफिट हो जाता है। एक बेनिफिट तो हमें ये दिख ही गया कि हमने कैपेसिटेंस बढ़ा दी। दूसरा बेनिफिट बच्चों ये भी होता है कि आप देखो हम दिखा तो रहे थे अभी तक हमेशा कि Q-Q प्लेट्स, बट आप सोचो कि ये प्लेट्स को ऐसे सेपरेटेड रखना भी तो दिक्कत है, उनमें तो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो प्लेट्स चिपक जाएंगी, है ना। ये तो फिर हमें नहीं तो हमेशा साइड पे कोई मैकेनिज्म रखना पड़ेगा जिससे कि वो प्लेट्स आपस में ना चिपके। अब हमने बीच में कोई मटेरियल डाल दिया तो हमारा वो काम भी आसान हो गया कि अपने आप ही प्लेट्स सेपरेटेड ही रहेंगी। समझ आ गया बच्चों। ओके तो चलो बच्चों एक केस लेते हैं। हम सारी क्वांटिटीज को लेते हैं कि उन सब पे डायरेक्ट्रिक से क्या होगा। मतलब बच्चों हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे मान लो कि भाई पहले ऐसे था बाद में हमने उसको पूरा फिल कर दिया, ठीक है, जस्ट लाइक अबव। मतलब हमें
मतलब ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है एंड क्यू दिया हुआ है इनिशियल चार्ज। तो बच्चों हम केस ना वैसे ही बनाएंगे, जैसे एक केस हो गया, मतलब हम दोनों केसेस में बच्चों कर तो ये रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो एक केस में जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो बैटरी को कनेक्टेड रखा। ठीक है, याद है ऐसी ही सिचुएशन हमने पहले भी की थी ना। दूसरे केस में हमने बैटरी को डिस्कनेक्टेड रखा है, और यहाँ हम लिखेंगे कि भाई हर क्वांटिटी में क्या क्या इफेक्ट आएगा, इस तरह से। तो बेसिकली ये सिंगल, आप कह लो, एग्जांपल सारे केसेस कवर कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने किन किन क्वांटिटीज के लिए बच्चों निकालना है। मतलब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आपके पास एक कैपेसिटर है, एरिया ए, चार्ज क्यू, सेपरेशन डी। इनिशियली उसमें कुछ नहीं है, बाद में आपने उसको फिल कर दिया। आप उसको दो तरीके से फिल कर रहे हो, एक केस में बैटरी को कनेक्टेड रख के, एक केस में बैटरी को डिस्कनेक्ट करके। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से मुझे ये जो मैं क्वांटिटीज लिख रहा हूँ लेफ्ट पे, उन सबको बताना है कि क्या होगा, कि Q, V, C, E एंड U। ठीक है, सो ट्राई टू फिल दिस चार्ट। मतलब ये ओरिजिनल क्वांटिटीज हैं, आपने बताना है कि जब हमने ये किया तो इन क्वांटिटीज को क्या हुआ, कि भाई मतलब के से मल्टीप्लाई हो गई, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई, सेम रह गई, जीरो हो गई, या वट एवर, उस तरह से। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में चलो, आपको तो फिल करना है एक एक करके। मतलब अगर कोई नीचे वाली क्वांटिटी का सीधा पता चल रहा है तो पहले उसको लिख दो, उससे कोई दूसरी टर्म निकल आएगी एंड सो ऑन। जैसे बच्चों कौन सी क्वांटिटीज का हमें पता है कि वो तो सेम ही रहेंगी।
चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स। हो गया बच्चों, करें डिस्कस? ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले तो कौन सी क्वांटिटीज ऐसी थी जो हमें पता ही था कि यार उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना। जैसे ये जो वी डैश है, यहाँ तो ये पक्का सेम ही रहेगा, है ना? और ऐसे ही यहाँ पे जो भी क्यू डैश आएगा वो पक्का सेम ही आना। करेक्ट। और इसके आगे कैसे बढ़ोगे बच्चों? अब सी आपको पता है कि जो सी पहले आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, सी तो एक, मतलब इस पे कुछ डिपेंड थोड़ी करेगा कि आप किस प्रोसेस से कर रहे हो। करेक्ट। और यहाँ पर भी सी के टाइम्स होगा ना। अब बच्चों, व्हाट अबाउट ई ओवर हियर? अच्छा देखो, ई जो है उसमें वो रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा ना, ई इक्वल टू वी बाई डी।
तो इससे क्या लगता है? ये तो सेम ही रहा, क्योंकि पहले भी तो ई जो है वो वी बाई डी होगा। बोलो बच्चों। ऐसे ही ऊपर ये जो वी डैश है, इसको मैं लिख सकता हूँ एज क्यू डैश बाय सी डैश। तो ये बन गया क्यू बाय के सी, मतलब कि पहले से के टाइम्स हो गया। अब यहाँ जो चार्ज है क्यू डैश, वो हो जाएगा सी डैश वी डैश। तो ये बन गया के सी वी। करेक्ट, मतलब कि के टाइम्स आ गया। और अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों यहाँ तक जो लिखा है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो केस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई के इक्वल आ गई, है ना? तो इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हुई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई? हम तो ये कह रहे थे अ, कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वन बाय के टाइम्स कर देता है। राइट साइड तो सही आ रहा है, ये मिडल में क्यों गलत आ रहा है? सोच के बताओ। सारे आंसर करो भाई चैट में, मुझे ऐसे नहीं।
बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं सोच पाया। करण नूर ने ठीक लिखा है। मतलब मुझे 100% क्लियर तो नहीं हुआ करण नूर, बट आई थिंक आप शायद वही करना चाह रहे हो जो मुझे लग रहा है। सही कह रहा है करण नूर, बाकी सो तो नहीं रहे सब। तो बच्चों देखो, एक बात समझो, हमने क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक कौन सी फील्ड को 1/k टाइम्स कर देता है, कि एक रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक उसको 1/k टाइम्स कर देगा, है ना, अगर हमने वहां डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब ये जो केस 1 है, यहां पर तो आप देखो चार्ज बढ़ गया, बैटरी लगाई हुई थी तो बैटरी ने चार्ज फ्लो करवाया, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में आप एक बार सोचो कि मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं है अगर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती। इस केस में अगर आप ई एक्सटर्नल निकालते तो आप ऐसे लिखते ना, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, के क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर इतना चार्ज होता कैपेसिटर पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती ना। और डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, उसको 1/k टाइम्स कर दिया, राइट। क्या ये बात समझ आई बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक तो वही काम कर रहा है, वो 1/k टाइम्स कर रहा है, बट क्योंकि वो ओरिजिनल फील्ड ही k टाइम्स बढ़ गई थी तो उसने उसको 1/k टाइम्स किया, तो इसलिए वो फील्ड वही ई रह गई, राइट।
तो मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट बचा यू। तो मतलब इस केस में हमें यू कैसे निकालना चाहिए? ये कौन सा केस था? बैटरी से कनेक्टेड, मतलब वी कांस्टेंट। तो हम ऐसे लिख देते हैं, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। तो ये है हाफ के सी वी स्क्वायर हो गया। तो ये के टाइम्स हो गया बच्चों। और सेकंड केस में हमें कैसे निकालनी चाहिए? फिर से चलो वही करते हैं। तो ये हो गया हाफ के सी इंटू वी डैश का था। तो ये आ गया बच्चों यू बाई के। राइट। ये बच्चों सबको सारे केसेस समझ आ गए? तो बच्चों नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। आप एक देखो, एक इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है कि जहां तो बैटरी लगाई हुई थी हमने, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट था हमारे पास जो वर्क कर सकता था या जो एनर्जी दे सकता था, वहां कैपेसिटर की भी एनर्जी बढ़ गई, है ना? और जहां हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं था, वहां हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी कम हो गई। राइट। तो इस पे थोड़ा सा और डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि एनर्जी वाइज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके। मैं एक सेकंड देखूं, आप क्वेश्चंस कर सकते हो भी कि नहीं। तो अभी नहीं होंगे बच्चों क्वेश्चंस, मतलब बीच बीच में से होंगे। तो इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है? फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा ही रह गया, मतलब हो सकता है नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाए अपना ये चैप्टर। ठीक है, चलो ओके बच्चों, देन बाय।